नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुर्सी के पीछे के एक और एपिसोड में। आज करेंगे हम कुछ विषयों पर चर्चा, कुछ बातचीत। मैं हूं अयन और मेरे साथ है अयन 2.0। आज के विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स, ट्रंप और मोदी के बारे में। सीधी बात, सीधा वार्तालाप। स्वागत है अयन जी, कैसे हैं आप? अयन भाई, सबसे पहले ये बताइए, ये एप्स्टीन फाइल्स क्या बवाल है? सीधी बात है, एप्स्टीन एक रिच आदमी था, वेल्दी आदमी था, जिसके देश दुनिया में बड़े बड़े कनेक्शंस थे, सेलिब्रिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, बिजनेसमैन के साथ। और इसके खिलाफ सीरियस एलिगेशन लगे हैं। नाबालिग लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना, उनके साथ अय्याशी करनी, और ना जाने उस आइलैंड में क्या क्या होता था। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़े हैं और एक नाम बहुत बड़ा है, जो है राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप साहब का। मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन है इसके कांटेक्ट में। इम्पोर्टेंट बात ये है कि नाम होना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उसकी कांटेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी थी, देश दुनिया के सभी लोगों को वो जानता था। बात है कि इन्वेस्टिगेशन होने पे ये प्रूफ होना, क्या वो लोग सच में इस घिनौनी हरकत का पार्ट थे, ये बात देखनी जरूरी है। और ये सब पता लगेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। अभी केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली जा रही है और उसमें जो नाम आ रहे हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। पब्लिक का रिएक्शन तो ऐसे है जैसे स्कूल में सरप्राइज चेकिंग हो जाती है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। पब्लिक की क्यूरियोसिटी तो नेचुरल है। जब बड़े बड़े नाम आते हैं तो लोग चाहते हैं कि उनके बारे में और पता लगे और ट्रांसपेरेंसी से चीजें सामने आए। तो ये तो व्यवहारिक है, ये तो स्वाभाविक है कि आदमी जानना चाहता है कि सच है या झूठ है, कौन कौन इस कंट्रोवर्सी में जुड़े हुए हैं, कौन कौन इस कंट्रोवर्सी का पार्ट है। ये सब देश दुनिया के लोग जानना चाहते हैं, खासतौर से भारत के, क्योंकि भारत के भी कई नाम शामिल हुए हैं जिनसे एप्स्टीन मिला था, पर कितना उसका कॉन्टैक्ट था और इस कंट्रोवर्सी में, इस घिनौनी हरकत में उनका कितना बड़ा रोल है, ये किसी को नहीं पता। अयन भाई, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी तो आ रहा है। जी हाँ, ट्रंप का तो नाम है ही। ट्रंप और एप्स्टीन के सोशल सर्कल लगभग सेम थे, काफी अच्छे से सोशल सर्कल में दोनों उठते बैठते थे। पर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट ये है कि लेकिन ट्रंप ने उससे डिस्टेंस बना लिया था। जब से पता लगा कि जब से वो कन्विक्ट हुआ, तब से उसका मिलना जुलना ट्रंप से बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, पुरानी फाइलें खुली हैं, एप्स्टीन मर चुके हैं, देखते हैं कितना सच कितना झूठ। तो जब तक सब ठीक है तब तक दोस्ती, और जब सब खराब हुआ तो मैं कौन तू खामखा। और मीडिया का काम तो है ही ऐसे नामों पे चर्चा करना। तो पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, रेप्यूटेशन तो इम्पोर्टेंट होती है, और खास तौर से जब आप किसी पद पे हो तो रेप्यूटेशन मायने रखती ही है, खास तौर से पॉलिटिशियंस की। सीधा सवाल ये बताइए कि इंडिया की क्या पोजीशन है ये एप्स्टीन फाइल्स पे? राहुल गांधी जी तो बवाल मचा रखा है, मोदी जी की नींद हराम कर रखी है। नरेंद्र मोदी जी का नाम आना बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज है। चाहे वो एआई क्रिएटेड वीडियोस हो, चाहे वो पुरानी नाचने वाली वीडियोस हो, मोदी जी इनसे दूर दूर तक दूर हैं। और इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अब नाम है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मोदी जी का नाम लाया जाए, सरकारें गिराई जाएं, सरकारें ना चलने दी जाएं, और ये सब चलता ही रहेगा। एक ये भी बात है कि इंटरनेशनल पोजीशन भारत की बहुत बेहतर हुई है, और उसको डगमगाने के लिए कांग्रेस जैसी सरकारें बहुत काम कर रही हैं। अब उनको कुछ तो नहीं मिल रहा, तो सोचा ये एप्स्टीन फाइल्स का ही ड्रामा शुरू कर दिया जाए। इंडिया पहले से काफी स्टेबल हुआ है, और स्टेबिलिटी का कारण मोदी जी हैं। इसी कारण से उसको अनस्टेबल करने के लिए राहुल गांधी जी ने उल्टा सीधा बकवास शुरू किया है, और वो करेंगे ही, उन्हें भी तो अपनी गद्दी बचानी है। पर ये सब चीजें एक कॉमन आदमी पे कैसे इफेक्ट करती हैं? कॉमन आदमी के लिए ग्लोबल कंट्रोवर्सी इसलिए मैटर करती है क्योंकि कॉमन आदमी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, और उसका इन्वेस्टमेंट का उसे चाहिए होता है रिटर्न। और ये इकोनॉमी, ये मार्केट चलती है इमोशन पे। सोच लीजिए आज सेंसेक्स निफ्टी गिर जाए सिर्फ इसलिए कि कंट्रोवर्सी में मोदी जी का नाम आ जाए। तो यही चाहते हैं आपके राहुल गांधी कि कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान हो और इल्जाम डाला जाए मोदी जी पे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम है क्योंकि वे उसे जानते थे, पर मोदी जी का नाम आना बिल्कुल फेक है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। बाकी देखते हैं
इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है? आयन भाई, बच्चे खो रहे हैं, बहुत से लोग घर से उठाए जा रहे हैं। सच है क्या? तो फैक्ट ये है आयन जी कि हर साल दुनिया में बहुत बच्चे खोते हैं। पूरे देश से बहुत कंप्लेंट होती है, पर सबका डेटा ऑफिशियल नहीं होता। लाखों केसेस होते हैं खोने के और हजारों मिलने के। मेजॉरिटी केसेस में बच्चे मिल ही जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है कि मर्दानी मूवी की पब्लिसिटी हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे सिर्फ खोने के मैसेज वायरल होते हैं, मिलने के नहीं। खोने का रीजन सिंपल है, या तो बच्चे घर खुद छोड़ के जाते हैं, या वो किडनैप हो जाते हैं, या फिर कहीं भीड़ में खो जाते हैं। इन तीन ही वजह से रिपोर्ट की जाती है। गवर्नमेंट और पुलिस भी कुछ कर रहे हैं इसके लिए या नहीं? गवर्नमेंट ने स्पेशल सिस्टम चालू किया है, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल चालू किया है, जहां मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा ट्रैक भी होता है और पता भी लगता है कि बच्चा कहां से खोया, कहां मिला। मतलब सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल, पेरेंट्स और स्कूल्स को तो अवेयर रहना जरूरी है, उनको तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। सीधा सवाल बताइए, पेरेंट्स और स्कूल क्या करें? कुछ करते भी हैं या नहीं? पेरेंट्स और स्कूल इस बात की तैयारी रखें कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, उनको स्ट्रेंजर्स से बात करनी है तो कैसे करनी है और क्यों करनी है, किन वजह से करनी है। अपने पेरेंट्स का नंबर याद करा के रखें। और आजकल तो एआई ने और जीपीएस ने कह ढा रखा है, आप कुछ भी कर सकते हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया पैनिक करता है या हेल्प करता है? सोशल मीडिया दोनों चीजें करता है, अवेयरनेस भी करता है, पर मुझे लगता है आजकल पैनिक ज्यादा करता है। सच क्या है, थोड़ा क्लियर तो करिए। तो सच ये है कि बिल्कुल बच्चे और बड़े दोनों ही मिस बहुत होते हैं, खोते बहुत हैं, किडनैप भी होते हैं, पर असलियत ये है कि ज्यादातर लोग मिल जाते हैं। पुलिस अवेयर है, मतलब हर केस किडनैपिंग नहीं होती। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, मतलब वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करें। स्कूल को बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं, सच बात है क्या? वो भी ईमेल्स के थ्रू? बिल्कुल, स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी तो मिल रही है, पर वो मिल रही है ईमेल्स के थ्रू। ये ईमेल्स एनोनिमस आईडी से भेजे जाते हैं, मतलब सेंडर का लोकेशन हिडन होता है और हम पकड़ भी नहीं पाते। बिल्कुल, साइबर क्रिमिनल्स फेक आईडीज और वीपीएन्स क्रिएट करते हैं जिससे वो ट्रेस ना हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या ये थ्रेट्स रियल हैं या फेक हैं? फैक्ट ये है, जो ज्यादातर ईमेल्स हैं ये सब फेक निकले हैं। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कुछ नहीं निकला। मतलब धमकी तो असली है पर बॉम्ब नहीं। जी, थ्रेट तो रियल है, धमकी तो असली है, पर एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। पर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? रीजन तो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कौन क्यों करता है ये तो वही जाने, पर हो सकता है कि पैनिक क्रिएट करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, स्कूल की फंक्शनिंग को रोकने के लिए और चलते फिरते ठीक सिस्टम को उड़ाने के लिए, या फिर खाली लोग हैं, साइबर मिसचीफ्स। पुलिस का क्या रोल होता है जब ये ईमेल आता है? पुलिस का रोल क्लियर है। स्कूल जब इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है पुलिस को, तो बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड दोनों ही आते हैं और पूरी तरह चेकिंग होती है। स्कूल को पूरी तरह इवैक्यूएट किया जाता है। साइबर टीम ईमेल्स को ट्रेस करती है, पर अंत में क्या होता है? कुछ नहीं, पर इन गीदड़ भक्की से सावधान रहना जरूरी है। मतलब फुल तैयारी है पुलिस की। ये बताइए कि पेरेंट्स को पैनिक करना चाहिए? सेम बात, पैनिक नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। बॉलीवुड जैसा कोई सीन नहीं होता कि लास्ट मोमेंट पे बॉम्ब मिला और तार काटनी पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में पूरी चेकिंग होती है। स्कूल्स क्या स्टेप लेते हैं इस सेफ्टी के लिए? स्कूल का रोल भी क्लियर है। पहले कैंपस को इवैक्यूएट करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पेरेंट्स को अपडेट करते हैं और कैंपस की चेकिंग करवाते हैं। मतलब स्कूल्स इग्नोर नहीं करते, सीरियसली लेते हैं इस बात को। बिल्कुल, हर बॉम्ब थ्रेट को सीरियस ही लेना चाहिए और सीरियस ही लिया जाता है। पुलिस भी बिल्कुल डट कर एक्शन लेती है। तो सही बताइए, डेंजर ज्यादा है या फियर ज्यादा है? क्या स्कूल सेफ हैं या ये बॉम्ब थ्रेट कब तक चलती रहेगी? ये फेक ईमेल्स तो चलते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात, पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। जी, फाइनल कंक्लूजन क्लियर है, सिस्टम तो अलर्ट है पर सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। एआई कितना पावरफुल, कितना डेंजरस, और दिल्ली में एआई समिट का क्या मकसद है? सही बताओ।
एआई कर क्या सकता है? आज का एआई पता नहीं क्या क्या कर सकता है। एग्जाम लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, वीडियोस इमेजेस बना सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता है और ड्राइवरलेस कार भी चला सकता है। एआई डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और ड्राइवर भी है। और स्पीड इंसान से कई गुना। एआई की पावर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला डेटा, दूसरा कंप्यूटिंग पावर और तीसरा एल्गोरिथम डिजाइन। बिल्कुल ठीक बात। मतलब एआई थकता भी नहीं, सोता भी नहीं और सैलरी भी नहीं मांगता। हाँ, एआई थकता भी नहीं और पैसे भी नहीं मांगता, बट उसको मेंटेन करने के लिए जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं। सच बताओ, ये कितना डेंजरस है? बिल्कुल, एआई डेंजरस भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा? फेक कंटेंट, साइबर अटैक्स, जॉब लॉसेस और ऑटोनोमस वेपन्स। अच्छा, मतलब एआई डेंजरस नहीं है, उसका मिसयूज डेंजरस है। जी, एआई एक टूल ही है। जैसे एक चाकू फल भी काट सकता है और हाथ भी। ये तो आपने डिसाइड करना है कि उससे फल काटना है या हाथ काटना है। अयन भाई, क्या जरूरत पड़ गई ये एआई समिट की? सब ठीक तो चल रहा था। क्या हो गया बिल गेट्स जी को जो उनको भारत आना पड़ा? जी बिल्कुल, दिल्ली में एक सफल एआई समिट हुआ। 35,000 से ज्यादा लोग आए, बड़े बड़े होटल फुल पैक, 35 लाख में कमरे बिके हैं। बिल गेट्स जैसे नाम भी शामिल हैं। और मैंने तो देखा कि आकाश अंबानी मोदी जी को कुछ समझा रहे थे एआई के बारे में कि जियो क्या करने वाला है एआई में। आने वाला दौर तो एआई का ही है। तो इस समिट में क्या रहा? इस समिट में रहा डिस्कशन और इन्वॉल्वमेंट एआई की हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। सुना है इंडिया ने समिट में ये मैसेज दिया है कि एआई ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। तो काम ये है रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क बनाना, एथिकल एआई पर डिस्कशन करना, एआई को सेफ और इंक्लूसिव करना, डेवलपिंग कंट्रीज को एआई रेस में भागीदारी देना। इंडिया का फोकस है एआई फॉर एग्रीकल्चर, एआई फॉर हेल्थ केयर, एआई फॉर एजुकेशन एंड एआई फॉर गवर्नेंस। जी, विजन तो यही है कि एआई का डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो। नहीं, एआई जॉब्स नहीं खत्म करेगा, एआई जॉब्स चेंज करेगा। न्यू स्किल की डिमांड होगी। अच्छा, मतलब बच्चों को एआई की कोडिंग के साथ उसका एथिक्स भी बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, एआई सुपर पावर तो है ही, पर हाँ, मिसयूज भी बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, वैसे ही कहेंगे यूज एआई रिस्पॉन्सिबली। संडे का मैच देखा या सिर्फ मीम्स ही फॉरवर्ड करे हैं? इंडिया बनाम पाकिस्तान जो हुआ इस संडे को, क्या मैच था, कमाल कर दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और भारत ने बल्लेबाजी करी। ईशान किशन ने क्या धोया। और फिर आई बात पाकिस्तान की बॉलर की, वही जो रुक के डालता है, रुक के भूल जाता है कि बॉल डालनी है या नहीं डालनी। वो तो हमारे सूर्या दादा ने प्रैक्टिस करी थी और करवाई भी थी, तो शायद हम उसे बढ़िया से खेल पाए। कॉन्फिडेंस तो भारतीयों का ऐसा लग रहा था जैसे ट्रॉफी घर आ चुकी हो। पर पॉलिटिकल टेंशन बहुत बनी रही। पहले बोले खेलेंगे, फिर बोले नहीं खेलेंगे, फिर बोलते देखते हैं, फिर बोलते नहीं देख रहे, फिर कह रहे देखेंगे पर कंडीशंस पे खेलेंगे, पर खेले ही नहीं। फिर वापस आ गए कि हाँ भाई खेलेंगे, हाथ मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे, आईसीसी हमको पैसे ज्यादा दे तब खेलेंगे, पहले बांग्लादेश से खेलो फिर खेलेंगे। समझ नहीं आया हो क्या रहा था। अरे इन पाकिस्तानियों से हाथ क्या, मैं तो नजरें भी ना मिलाऊं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आईसीसी को तो आपने घुटने पे ला दिया, आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया, सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आप तो साथ वाला इंसान खिसियाई हुई हंसी हंसा, हमने और आईसीसी को घुटने पे ला दिया। भारत ने क्या शानदार जीत हासिल करी। वो मीम तो आपने देखा ही होगा जहां एक आदमी बोल रहा है कि हमने आपको यहाँ बुला के भी हार गए हैं और घर पे भी हार गए हैं, अब हम शायद चांद पे ही जीतेंगे। और चांद पे तो केवल
भारत जा सकता है, पाकिस्तान नहीं। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो अब शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़े, और चांद पे तो आप ही जा सकते, हम तो जा भी नहीं सकते। अरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में है, कहीं भी मैच करा लो। और ये तो श्रीलंका थी जहां हमारा राम सेतु टापते ही हम बैठ जाएंगे स्टेडियम में। पाकिस्तान की विकेट तो प्रेशर में ऐसे गिर जाती हैं जैसे सेल में सामान गिर जाता है। और फिर क्या था, मैच के बाद मीम्स की बारिश हो गई, लोगों ने दबा के शेयर किए। और हाँ, पाकिस्तान में तो टीवी भी फूटे ही होंगे। सब जगह सिर्फ एक ही चीज ट्रोल हो रही थी, वो थी करारी हार पाकिस्तान की। अरे इस बार तो भाई कैप्टन भी इंग्लिश बोलने वाला बनाया है। Yeah, I think we were believing over spinners. जहां देश की सिक्योरिटी की बात हो तो हाथ मिलाना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है भाई, मिलते रहेंगे और सवालों के साथ।